फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन which participate in hyperconjugation, find number of alpha hydrogen which participate in hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, मान लो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है CH3 CH प्लस और यहाँ पे बेटा लगा है CH3 CH प्लस CH3। तीसरा क्वेश्चन है CH3 C प्लस CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है बेटा। फोर्थ नंबर दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और साथ में लगा है CH3। ये 4 हो गए बेटा। पांचवा लिखा है एक रिंग दिया हुआ है और इस रिंग के साथ यहाँ पे ऐसे मिथाइल खींचा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है। ये है आपका 5 के बाद 6 नंबर है। 5 के बाद 6 नंबर है, यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, ऐसा है। 7 नंबर दिया है, 7 नंबर है, कुछ ऐसा दिया है। 6 में सही प्लस चार्ज कहाँ पर है? प्लस चार्ज टर्मिनल पे है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, CH2 प्लस है, आगे कार्बन पे, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे है। नहीं होता है कि बेंजीन एक रिंग है, रिंग के बगल में CH2 लगा है और उस पे कार्बन है पर प्लस चार्ज है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। हाँ बेटा, पहले इसको लिख लो तुम, अभी दिख रहा है आपको? 6 नंबर तो दिख रहा है अंजलि? यस सर। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 लिख लो। 1 2 3 4 5 6। इसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की ही काउंटिंग करनी है। लिख ली? हाँ। इसको देखो तो एक बार, यहाँ पे ऐसे दिया है, 2 रिंग दिया है, यहाँ पे रेडिकल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड दिया है और यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस चार्ज भी दिया है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है बेटा, ऐसे दिया हुआ है, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक रिंग दिया है और उसके पास प्लस चार्ज दिया है। और एक 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक बाईसाइक्लो रिंग दिया है, बाईसाइक्लो रिंग दिया है और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन आया भी है अपने उसमें, मेडिकल में ही आया है आपके, और यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है। और उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस चार्ज दिया है, इसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड दिया है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये 2 ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे रेडिकल्स गिवन है। अब आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 10 क्वेश्चन कर लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला इससे ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 10 क्वेश्चंस में अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग समझ में आ जाएगा। 10 क्वेश्चंस बहुत है अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग को देखने के लिए। ओके, तो पहले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताओ? सब पहले में है 3 हाइड्रोजन सर। इस देखो, ये पाई बॉन्ड के बगल में कार्बन, देखो ये पाई बॉन्ड पूरा लेना है ना, ऐसा नहीं कि एक लेना नहीं है, पूरा लेना है। ये पाई बॉन्ड का मतलब CH डबल बॉन्ड CH को लेना है और इसके बगल में अल्फा कार्बन है और वो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो, इस कार्बोकेटाइन के बगल में अल्फा ये है बेटा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यस और नो? यस सर। क्लियर है बेटा? देखो यस यहाँ पे इसमें कार्बोकेटाइन में आपका ये अल्फा है, ये अल्फा है और 9 हाइड्रोजन है।
तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। फोर्थ में देखो सर 3 6 9 ना? हाँ 3 3 6 और 3 9 ऐसे 3 3 3 टोटल 9। इसमें देखो इस पाई बॉन्ड के बगल में पूरे पाई बॉन्ड को लीजिएगा, छोड़ के मत लीजिएगा। सर 6 हो जाएगा। अल्फा और ये अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। आइए यहाँ पे आइए, इस सर वाले 5। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला अल्फा है, ये अल्फा है, और इस पाई बॉन्ड के बगल में भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो यस दो सर। दो दो 4 और एक हाइड्रोजन वहां है, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन ही बैठेगा। यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। ये बेंजीन वाले में सर थोड़ा दिक्कत इससे मान लीजिए कि इंजन नहीं जो है ये, पहले रिंग है ना। मतलब हाँ हाँ रिंग, रिंग है सर। हाँ रिंग ठीक है। तो जैसे सर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो डबल बॉन्ड रहेगा, दोनों के मतलब अगर हम लोग अल्फा कार्बन देखेंगे ना सर, दोनों का अल्फा कार्बन देखेंगे और दोनों का अल्फा हाइड्रोजन और काउंट सर जैसे ये रिंग जो है, जैसे ये CH2 से पूरा मिलके बना रहता है ना सर, क्या कहते हैं? बना है ठीक है। हाँ हाँ तो अगर जैसे एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गया, इसका मतलब ये CH हो गया। हाँ, सी एच डबल बॉन्ड सी एच होगा, उसके बगल में जस्ट उसके सी बगल एच में टू हाँ सी एच टू और सर ये जो अल्फा जहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज इससे जुड़ा हुआ है, हाँ इसका मतलब हाँ पहले ये CH2 था, तो एक जुड़ गया मतलब एक हाइड्रोजन खत्म, तो CH यहाँ बचा होगा। हाँ, यहाँ पे बात सही है। एक जैसे हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होगा, जैसे एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाँ बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, और क्या 2 हाइड्रोजन जी सर, हेडेन दिख ठीक रहा है। ठीक सर। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन बना चुका है, इसका मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन ही होगा ना। यस हाइड्रोजन सर, छुपा यस। रहेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन छुपा रहता है, इसके वजह से 5 हो जाएगा ये। इसमें बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? सर 4। देखो यहाँ पे इस प्लस वाले के बाद अल्फा यह है पहले आपको, नहीं इधर वाला प्लस में अल्फा है ना बेटा, ये प्लस यहाँ पे इस कार्बन के पास है। इसको देखिएगा अंजलि, देखो थोड़ा सा बेटा, ये प्लस चार्ज यहाँ है, ये प्लस चार्ज यहाँ है, तो इस प्लस चार्ज के बगल में ये अल्फा होगा ना, यस प्लस सर, चार्ज के बगल में ये अल्फा होगा, और इसके बगल में ये भी अल्फा होगा बेटा, और इसके यस एकदम ऊपर वाला भी अल्फा होगा। और इस पाई बॉन्ड के साथ भी देखना पड़ेगा आपको, इस पाई बॉन्ड के बगल में ये अल्फा होगा, और ये अल्फा दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है ना ये अल्फा। जैसे ये देखो, ये वाला पाई बॉन्ड को देखो, इस पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में देखो, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में देखो, तो ये अल्फा है कि नहीं है? जी सर, जी। और इस प्लस के लिए भी अल्फा है कि नहीं है? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो आएगा ना बेटा, वो आएगा 3 और 2 5 और 2 7 और एक 8 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, 8 अल्फा हाइड्रोजन आएगा बेटा ये। बोलो बेटा, यस टॉपिक सर, यस सर। ठीक है ना? 8 अल्फा हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, एक बार इस वाले प्लस के जस्ट बगल में देखो, ये अल्फा है और ये अल्फा है। इस फ्री रेडिकल के बगल में जस्ट देखो, फ्री रेडिकल के बगल में ये अल्फा है बेटा, और फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में ये अल्फा कॉमन है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड के बगल में देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ से इसको कवर कर दो, और इस पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में देखो तो अल्फा है, और इस पाई बॉन्ड के इधर देखो तो अल्फा है या नहीं? तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप एक देखोगे तो 1 है, 3 और एक 4 हो गया, यहाँ पे भी देखोगे तो 1 ही है, एक 4 एक 5 हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो 2 है, तो टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। कितना होगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। क्लियर है अंजलि, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, देखो यहाँ पे देखो, 8वें नंबर में देखो, 8वें नंबर में प्लस चार्ज के बगल में ये अल्फा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाला अल्फा लेना है क्या? नो ये सर, वाला, नो। नो क्योंकि सर। ब्रिज हेड का अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज हेड का अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही आप लोग ना यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बना, ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ब्रिज हेड कभी प्लेनर नहीं होता है, ब्रिज हेड कभी प्लेनर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रिज हेड का हाइड्रोजन कंसिडर में नहीं करिएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ब्रिज हेड हाइड्रोजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। ये लिख भी लेंगे आगे, हम लोग अभी लिख लेंगे पॉइंट करके। बताइए 9 नंबर में कितना अल्फा जीरो, है? जीरो, जीरो। 9 नंबर में हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होगा, 9 नंबर में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, लेकिन ब्रिजेट वाला तो लेना नहीं है, इस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। मेडिकल में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था, इन चारों 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ था, इस ब्रिजेट वाला ही दिया हुआ था,
तो पूछा था इसमें हाइपर कंजुगेशन किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि ब्रिज हेड हाइड्रोजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि ब्रिज हेड कभी प्लेनर नहीं हो सकता है। ओके, चलो अब यहाँ आ जाओ थोड़ा। देखो इस प्लस के बगल में ये अल्फा है, इस प्लस के बगल में सर ये अल्फा 19। है, और ये अल्फा है, और ये अल्फा है। इस पाई बॉन्ड के लिए इसको कवर कर दो, इसको कवर करोगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। 3 और 3 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10 हो गया, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18 हो रहा है बेटा। ये तो 18 ही तो हो रहा है, 18 1 ही 2 हो रहा है ना। 3। फिर से एक बार देखो, देखो यहाँ पे 3 है, 3 3 6, 2 8, 2 10, यहाँ पे 1 11 और 3, यहाँ पे एक ही है, 11 होगा। 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, यस तो सर फिर 18 ही 18। आ रहा है ना। तो 18 यस अल्फा सर। हाइड्रोजन ही आएगा। सबको क्लियर हुआ? 18 अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, 18 अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे ये पूछा जाएगा आपसे किसमें हाइपर कंजुगेशन होगा और किसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सर जैसे हाँ बोलो बेटा। ये जो मतलब सेकंड वाले बेंजीन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेकंड वाला रिंग पे हाँ पॉजिटिव चार्ज हाँ है। जो रिंग चार्ज है, इसका इधर वाला जो कार्बन जो दूसरे वाले से अटैच है, ये भी तो इसका अल्फा कार्बन होगा ना? हाँ सर हाँ यहाँ हाँ पर है सर, हाँ एक हाँ, का ये यहाँ अल्फा पर है। है। ओके ओके ओके, 19 ही होगा। यस सर सही बोल 19 रहे आ हो रहा सर, है। 19 सही है आपका। 19 अल्फा हाइड्रोजन ही होगा, सही बोल रहे हैं आप। उस पॉजिटिव के इधर वाला भी कार्बन अल्फा अल्फा कार्बन का है। होगा। और आपने सही बोला बेटा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ये वाला भी अल्फा होगा। ओके ओके ठीक है, 19 अल्फा हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाइपर कंजुगेशन, ऐसे मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following compound, which of the following compound, ठीक है बेटा, will show hyper conjugation, which of the following compound will show hyper conjugation, इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? which of the following compound will show hyper conjugation, which of the following compound will show hyper conjugation। उसमें पहला ये है, जैसे मान लो लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH2 प्लस लिखा है। दूसरा लिखा है, दूसरे में लिखा है CH3 CH2 माइनस लिखा है बेटा। तीसरे में लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और चौथे में लिखा है बेटा, चौथे में लिखा हुआ है CH2 रेडिकल, और यहाँ लिखा है CH, और यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH3। बताना है इसमें किसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। which of the following compound will show hyper conjugation। सर फर्स्ट को छोड़ के सब में होगा। हाँ फर्स्ट नहीं कर रहा। सर फर्स्ट फर्स्ट वाले में नहीं हो। और सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में होगा। यस सर। ऐसा कैसे लग रहा है सर आपको बेटा? सेकंड का नहीं पता, लेकिन सर थर्ड में होगा और और फोर्थ फोर्थ में में भी होगा। होगा सर, क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस जब आएगा तो हो जाएगा, अच्छा ठीक है। कॉन्जुगेशन है। ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं, जो पॉइंट मैंने बोला उस पर ध्यान दिए नहीं हुआ हो। सबसे पहला नहीं होगा, ये तो एकदम सही है आपने बोला, क्योंकि आपको यहाँ पता था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आपने बोला कि पहला नहीं होगा। थोड़ा सा एक बार ध्यान देने वाली बात है बेटा, पहला वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके बेसिस पे पहला वाला हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, ये आपका आंसर सही है। दूसरा हमने बोला था कार्बेनाइन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, मैंने साफ साफ शब्दों में बोला, आज भी मैंने यही बात आपको दोहराया भी कि कार्बोकेटायन में होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में होता है। तो ये कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन कहाँ से होगा बताओ? क्योंकि बेसिक डेफिनेशन क्या है हाइपर कंजुगेशन का, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वहीं पर हाइपर कंजुगेशन होता है ना। ये साफ साफ शब्दों में मैंने लिखवाया भी है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन द केस ऑफ कार्बेनाइन। जब आपका कार्बेनाइन में होता ही नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन आपने कैसे सोच लिया कि कार्बेनाइन में हो जाएगा? सेकंड में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ओके टैलेंट, ये बात यस लिखवाया गया है कि वो कार्बेनाइन में वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होता है बेटा, कार्बेनाइन अपने आप में फील्ड ऑर्बिटल रखता है, तो कार्बेनाइन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या हाइपर कंजुगेशन करेगा? और ये बात मैंने दोहराई भी थी, आपने एक्सेप्ट भी करा था
कि कार्बोनाइन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, तो कार्बोनाइन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ओके बेटा? यस सर। यस सर। आपने तो कुछ बच्चों ने बोला कि थर्ड में होगा, कहाँ है थर्ड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कहाँ है? किसी डबल बॉन्ड के बगल में मुझे एक बात बता दो, किसी डबल बॉन्ड के बगल में क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोला है मैंने, sp2 नहीं बोला है। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने देखा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके बगल में ये अल्फा कार्बन कैसे हो गया ये? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा है? क्या ये sp3 है? पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि आपने देखा कि पाई बॉन्ड के बगल में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, क्या ये अल्फा sp3 है? और जब अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है तो क्या वो पार्टिसिपेट करेगा? हमने साफ साफ शब्दों में लिखवाया है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? नहीं है। अगर आप इधर से देखने की कोशिश करते हैं तो ये अल्फा है, लेकिन क्या ये अल्फा sp3 है? तो इस कंसेप्ट में रेजोनेंस है, इसमें कंप्लीटली इसमें रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है, बट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, मतलब थर्ड भी गलत है। अब आइए फोर्थ, आपने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल के बगल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इट मीन ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पे फोर्थ सही होगा। 1 2 तो 3 फर्स्ट वाले का क्या रीजन है? वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना? हाँ हाइड्रोजन नहीं है, यस यस, पहले वाले में हाइड्रोजन ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। पहले वाले में हाइड्रोजन ही नहीं है, और दूसरे वाले में कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में होता नहीं है, और तीसरे वाले में कोई हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं। पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो मिले, इस वाले में दोनों डबल बॉन्ड है, लेकिन इस वाले में कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं। ओके, बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस। चैलेंज? यस सर। यस सर। तो इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करेंगे, देखो पूरे पॉइंट्स को आप समराइज करिए कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है। कार्बोकेटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, कार्बेनाइन में नहीं होता, पहले बात एकदम ध्यान रखिए। कार्बेनाइन में बहुत बार आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसने लिख दिया है कार्बेनाइन, तो कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन सोचना भी नहीं है, सोचना ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन की तो बात दूर की है, जब हाइपर कंजुगेशन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग क्या करोगे आप? जब हाइपर कंजुगेशन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग क्या करोगे आप? तो कार्बोनाइन के केस में हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है। सर ओके, हाँ बोलो। वो समझ में आ गया सर। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, हाँ, मतलब इसमें ये ध्यान देना है कि जो अल्फा हाइड्रोजन हो उससे मतलब नहीं, लेकिन वो sp3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना। सही बात है, मतलब ही वही है। sp3 कार्बन का हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, sp2 कार्बन का हाइड्रोजन टूट ही नहीं सकता है ना बेटा, sp2 कार्बन का हाइड्रोजन नहीं टूटेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ही हाइड्रोजन चाहिए, sp2 वाला ओके नहीं। सर। समझ में आ रहा है क्या आ कह गया रहा सर, हूँ? आ गया। हाँ ओके, सर, यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे और कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है इसलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ऐसा ही है, ठीक है बेटा? तो उसमें ऐसे दिया है, देखो CH3 दिया है और यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ लिखा है CH प्लस लिखा है बेटा, CH प्लस लिखा है, और यहाँ पे लिखा है CCl3 CCl3 लिखा है बेटा। ओके, यस ना? ये यस पहला सर। है, ये पहला ऑप्शन है, यस जब सर। आपका ये पहला ऑप्शन दिया है बेटा। यस दूसरा सर। ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन आपका ये दिया है, एक रिंग दिया हुआ है बेटा, एक रिंग है, बेंजीन रिंग है मेनली, इस बेंजीन रिंग से एक आपका ये लगा हुआ है CCH3 और CH3 और CH3, ये लगा है बेटा। सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड में ऑप्शन दिया है कि एक ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है एक रिंग बना हुआ है और एक रिंग में ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन जो दिया है बेटा वो ऐसे लिखा हुआ है, ये एक बाईसाइक्लो रिंग दिया है, एक बाईसाइक्लो रिंग दिया है और यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो बताना है इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा या किसमें होगा किसमें नहीं होगा। और यहीं पे पांचवा ऑप्शन भी दे दे रहे हैं आपको, पांचवा ऑप्शन भी दे रहे हैं बेटा आपको, बस लास्ट 5 ऑप्शंस में आपको करने हैं, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, बस इतना ही बताना है आपको।
ये टोटल 5 ऑप्शन है आपके पास, किसमें हाइपर कंजुगेशन होगा और किसमें नहीं होगा ये बताने हैं आप। सर फर्स्ट में नहीं होगा। फर्स्ट में नहीं होगा, हाँ इसमें आंसर मुझे आप टिक सर करके बताओ। फर्स्ट में, अच्छा इसमें आप आंसर टिक करो, इसमें आंसर टिक करिए कि किसमें हाइपर कंजुगेशन होगा और किसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सर बताएं? हाँ बोलो। देखिए फर्स्ट में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, ओके, सेकंड में नहीं होगा, नहीं होगा। थर्ड में, थर्ड में होगा, फोर्थ में, नहीं होगा, फिफ्थ में, नहीं होगा। ओके। आंसर इज थर्ड ना? यस सर, थर्ड में होगा सर, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ सर बाकी और थर्ड किसी में में। नहीं होगा। ये सही बोल रहे हैं अंजलि और तौफिक, सही है बेटा आप लोगों का। सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखो बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड के बगल में कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए सेकंड वाला भी नहीं होगा। सही बोल रहे हैं आप। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसका मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और 4 अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा। चौथे में नहीं होगा क्योंकि ब्रिजहेड का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फोर्थ में नहीं होगा। और फिफ्थ में भी ब्रिजहेड वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रिजहेड हाइड्रोजन, ब्रिजहेड हाइड्रोजन, ब्रिजहेड हाइड्रोजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर conjugation, cannot participate in hyperconjugation. Bridgehead hydrogen cannot participate in hyperconjugation क्योंकि because bridgehead carbon can never be planar, can never be planar, क्योंकि ब्रिजहेड कार्बन कभी प्लेनर नहीं हो सकता, इसलिए ब्रिजहेड वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये क्लियर हो गया सबको? अब एकदम। एक छोटा सा नोट और पॉइंट है आपके लिए। देखो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, उससे सब लोग देखें, थोड़ा सा देखें। जैसे मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ electron density of benzene ring, decreasing order of electron density of benzene ring, ओके। और इसमें दिया है, ऑप्शन दिया है पहला, एक बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग के साथ इथाइल लगा हुआ है, CH2 CH3 लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग के साथ आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, CH3 और CH3, और एक बेंजीन रिंग के साथ आपका ये टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। बताइए इनमें किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे जाएगा? सर बताएं? हाँ बोलो। सबसे ज्यादा फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखिए इसके पास तीन यस, अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यही बात ही होना चाहिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में 2 है, तीसरे में हाँ, 1 है और चौथे में 0 एक अल्फा भी नहीं हाइड्रोजन है। है। तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेट करता है। हाइपर कंजुगेशन मॉडरेट इफेक्ट होता है, इंडक्टिव और रेजोनेंस के बीच वाला इफेक्ट है, ओके। सबसे पावरफुल होता है रेजोनेंस और मेसोमेरिक, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D होगा। आंसर होगा ABCD। ABCD क्यों होगा? क्योंकि A में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, ओके। आंसर होगा ABCD। क्लियर है सबको? बोलो। जी सर जी। यस इलेक्ट्रॉन सर। डेंस, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज लिख लो पहले। एक बात मुझे और बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट और लेना है हमें। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? सर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है सर। क्योंकि जितना डिस्टेंस जब तक इंडिपेंडेंट। मिलता रहेगा ना हाइपर अल्फा हाइड्रोजन जब तक मिलता रहेगा तब तक वो इफेक्ट सिमिलर दिखाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है तब भी वो इफेक्ट अलग अलग नहीं दिखाएगा, सिमिलर इफेक्ट दिखाएगा।
इसका मतलब ये इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लिख लीजिए हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। हाइपर कंजुगेशन and resonance effect, hyperconjugation and resonance effect are distance independent effect, सर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाती है ना सर? डिस्टेंस पे वैसे डिपेंड करना नहीं, मतलब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या हम वहां पे कोई ऐसा चीज देखते हैं जहाँ पे कि हम डिस्टेंस को देख रहे हैं? डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के ऐसा नहीं हो डिस्टेंस के आगे जाने से उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। जैसे रेजोनेंस एक वायर की तरह होता है, वायर। जैसे आप देखो वायर को आप खींच दो और उसको कहीं से भी कट कर दो, करंट उतना ही लगता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट एक फायर की तरह होता है और रेजोनेंस एक वायर की तरह होता है। वायर को कहीं से भी आप काट दो, जैसे आप प्लग के पास आप छू के देखो या उसको 10 मीटर बाद कटा हुआ छू कर देखो, करंट उतना ही बराबर बराबर आएगा, है या नहीं ऐसा? जी सर। करंट अलग है क्या? कभी करंट बराबर आएगा? आप छू के देखना कभी, नहीं देखना कभी, समझ में आ जाएगा। ओके सर तो हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ओके और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ओके क्लियर है यहाँ तक? ये बात यस पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे हम? नेक्स्ट हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। और इसमें सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे बेटा स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में। नहीं, इसका ये बड़ा क्वेश्चन आता भी है एल्कीन की स्टेबिलिटी वाला। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मुझे बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा होगा। ज्यादा हुआ सर। Yes, सही बात है, क्योंकि जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतने डबल बॉन्ड जो होगा उतने बड़े एरिया में डिलोकलाइज्ड होगा, और जितने बड़े एरिया में डिलोकलाइज्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना, ये बोल सकते हैं ना, बोलो। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो एकदम सर। क्लियर है? अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, छोटा सा एग्जांपल है अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे कर देना। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके चलो अब इसको देखो, एक दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ए लिखा है। एक लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बी लिखा है बेटा। ओके जी सर। तीसरा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सी लिखा है। और यहाँ लिखा है CH3 C, और यहाँ लिखा है CH3 डबल बॉन्ड CH, और नीचे लिखा है CH3, और ये डी है। और एक ई लिखा है C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, और ये ई लिखा है। इन पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इन पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ? सर सबसे ज्यादा ई है, फिर डी है, फिर तो सी अल्फा है। हाइड्रोजन के बेसिस पे करेंगे, हाँ EDCBA होगा। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 6 है, 6 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, 9 है, और यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। 12। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा E D, इसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा B, और उसके बाद आएगा A।
आंसर होगा EDCBA। ओके, यस। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर मान लो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी हो और साथ में रेजोनेंस भी हो, तो किसे डोमिनेंट मानेंगे हम, हाइपर कंजुगेशन को या रेजोनेंस को? रेजोनेंस को। Yes, resonance is more powerful than hyperconjugation and then powerful than inductive effect भी ना। resonance सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल होता है। resonance is इन तीनों में सबसे पावरफुल resonance होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट पे चलेंगे। resonance is more powerful than hyperconjugation। resonance is more powerful। resonance is more powerful than hyperconjugation। रेजोनेंस मोर पावरफुल होता है हाइपर कंजुगेशन। नोट पॉइंट पे आइएगा, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस की जो रेजोनेंस की जो कैपेसिटी होती है वो हाइपर कंजुगेशन से बहुत ज्यादा होती है। रेजोनेंस अगर कहीं पे इन्वॉल्व हो गया ना तो वो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा देगा। हाइपर कंजुगेशन उससे मॉडरेट इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन मॉडरेट होता है। जैसे एक सबसे ऊपर है उसके बीच में और एक सबसे नीचे है, सबसे नीचे इंडक्टिव होता है, सबसे नीचे इंडक्टिव होता है, सबसे ऊपर रेजोनेंस होता है, उसके नीचे हाइपर कंजुगेशन और उसके नीचे इंडक्टिव होता है। ओके, ऐसा होता है, ये सीक्वेंस होता है। जैसे मैं आपको अगर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसी पे बेस्ड करके और रेजोनेंस को भी वहां पे मैं मिक्स करके देता हूँ, क्वेश्चन को मिक्स करके देता हूँ, और मैंने ऐसे लिख दिया। देखो मैंने लिखा एक ऐसा दिया हुआ है, ये ए है, एक ऐसा दिया हुआ है, एक इस तरह का दिया हुआ है, और यहाँ पे एक खींच दिया है पर लाइन खींचा हुआ है, और ये बी है। इसके बाद ये दिया है ऐसा, यहाँ पे ये आपका सी दिया है, और यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, और ये डी दिया हुआ है। पूछ रहा है इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी डी। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी इन दोनों चारों में से सबसे ज्यादा किसका होगा, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। इसमें मिक्स करके क्वेश्चन है, इसमें सर रेजोनेंस बी वाला भी है, सर बी है, फिर हाँ। उसके बाद ए है, हम्म, फिर उसके बाद डी है, उसके बाद सी है। ओके, सही आंसर है आपका, BADC होगा, क्योंकि देखो पहले वाले में रेजोनेंस है, यस सर। पहले दूसरे वाले में में क्या है, रेजोनेंस है, और दूसरे वाले में भी रेजोनेंस है क्योंकि पाई पाई कंजुगेशन में है ना। और तीसरे वाले में क्या होगा, नो रेजोनेंस, तीसरे वाले में नो रेजोनेंस है, और चौथे वाले में भी नो रेजोनेंस है। अब आपको देखो पहले वाले में रेजोनेंस है, तो पहले वाले में रेजोनेंस होने के बाद अब दोनों में, तो अगर देखो रेजोनेंस की बेसिस पे दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस देखा जाए तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। तो लेकिन अब इसके बाद कैसे डिसाइड यस। होगा, इसके बाद डिसाइड करने के लिए फैक्टर होगा हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें रेजोनेंस और विथ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस विथ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी ग्रेटर देन ए होगा। और सी और डी में कैसे देखोगे, सी और डी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और डी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, डी में अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 और 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इस बेसिस पे सबसे ज्यादा स्टेबल बी और बी ए होगा, क्योंकि रेजोनेंस इसमें वो हाइपर कंजुगेशन से डोमिनेंट रहेगा। रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नो रेजोनेंस। ओके, तो बी ग्रेटर देन ए होगा। और सी और डी में अगर देखोगे तो सी और डी में डी ज्यादा होगा एंड देन सी होगा, तो आंसर होगा BADC। आंसर क्या होगा, BADC। ओके, बोलो, यस सर। आंसर क्लियर है सबको, BADC होगा। ओके यस बेटा, सर। यस सर। तो BADC यहाँ पे आप टिक कर लोगे। इसके बाद देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2। चलो जाओ, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो पहला हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा हो जाएगा आपका ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये B है बेटा,
तीसरा लिखा है बेंजीन रिंग है, और यहाँ लिखा है CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये C है, और एक बेंजीन रिंग है और इसमें लिखा है CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा है सिंगल बॉन्ड CH3, और ये D है। बताना इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा? सर सबसे स्टेबिलिटी ज्यादा डी होगा, सबसे ज्यादा D होगा। डी फिर बी फिर सी फिर ए। पहले आप रेजोनेंस देख लो, पहले वाले में रेजोनेंस होगा क्या? नहीं जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक बार रेजोनेंस चेक कर लो, क्या पहले वाले में रेजोनेंस होगा? फर्स्ट में रेजोनेंस होगा या नहीं, मुझे बात बताओ। नहीं होगा सर। बेंजीन रिंग के साथ और पाई बॉन्ड के साथ क्यों नहीं रेजोनेंस होगा बताओ? रेजोनेंस है तो हाँ होगा बेटा, ये देखो ये पाई पाई तो कंजुगेशन पहले नहीं में लिखा, है रेजोनेंस। बेंजीन रिंग और का पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये वाला बाहर वाला कंजुगेशन में है बेटा, तो पहले वाले में रेजोनेंस है। अब जो रिंग बना हुआ है इसके कारण कंफ्यूज हो रहे हो क्या? वहां पे 3 पाई बॉन्ड है बेटा, 3 पाई बॉन्ड है, वहां पे 3 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो रेजोनेंस यहाँ पे भी है बेटा, रेजोनेंस यहाँ पे भी है। ओके, तो रेजोनेंस यहाँ पे भी है, तो रेजोनेंस तो लिखना ही पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे भी रेजोनेंस दिख रहा है, देखो पाई पाई कंजुगेशन है ना, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे नहीं है रेजोनेंस, यहाँ पे नो रेजोनेंस लिख सकते हो आप, यहाँ पे नो रेजोनेंस, और यहाँ पे भी नो रेजोनेंस लिख सकते हो आप। देखो दो में तो सर ऑर्डर रेजोनेंस, है BADC। यस BADC इज द राइट आंसर। BADC है। यस सही बात है, BADC ही होगा बेटा, BADC होगा। इसको देख लो, तो नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस के साथ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है, रेजोनेंस विद 0 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे रेजोनेंस विद कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस विद 3 अल्फा हाइड्रोजन, और नो रेजोनेंस विद 2 अल्फा हाइड्रोजन, और नो रेजोनेंस विद 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इट मींस बी इज मोर स्टेबल देन ए, और सी और डी में कौन होगा, डी एंड देन सी, आंसर होगा BADC। आंसर क्या होगा? सर ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन बता दीजिए। इसमें पहले वाले में? नहीं सर। हाँ बोलो। सर ये इसमें सी वाले में। सी वाले में अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लीजिएगा, इस पाई बॉन्ड के बगल में कार्बन अल्फा कार्बन है ना, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा ना, देखो ये वाला CH2 है ना, यस इसके बगल सर। में अल्फा कार्बन है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक सर, यस सर हो गया। ओके, तो आंसर हो जाएगा BADC। तो अगर स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या बना दोगे? अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो पहला हाइपर कंजुगेशन है ही, और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देख के बता देना, ठीक है? ओके, अगर सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ स्टेबिलिटी कैसे बताओगे, अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे। और अगर क्वेश्चन Yes, मिक्स करके आएगा जिसमें आपका हाइपर कंजुगेशन भी आएगा और रेजोनेंस भी आएगा, तो पहले रेजोनेंस को प्रायोरिटी में रखना, हमेशा रेजोनेंस प्रायोरिटी में रहता है, हमेशा हमेशा रेजोनेंस को ही प्रायोरिटी में रखना है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो सबसे पावरफुल होता है, तो अगर हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों है तो पहले रेजोनेंस का काम करना, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का काम करना, क्योंकि रेजोनेंस अगर अपने आप में सबसे ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ओके ओके बेटा, तो रेजोनेंस, और अगर हाइपर Yes. कंजुगेशन का क्वेश्चन मिक्स करके आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात तो होगी। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सेकेंड पार्ट है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा बेटा, और बच्चों को समझ में खूब आता है, इसमें दिक्कत नहीं होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखना है इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, जैसे मान लो कोई भी एल्कीन है बेटा, और कोई भी एल्कीन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो एल्केन फॉर्म करता है। ओके ओके बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 ओके, और अगर मान लो अगर ये एल्कीन ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH3। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों एल्कीन में
एनर्जी रिलीज होगा। जब एल्कीन एल्केन में बदलता है, चले जाओ, जब एल्कीन एल्केन में बदलता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। जब एल्कीन एल्केन में बदलता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगा, ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगा, सेकंड वाले में, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, सेकंड वाले में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज सेकंड वाले में होगा। एक चीज समझने वाली बात है बेटा, जैसे एक आदमी की बात आप समझो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक सिंपल सी बात समझिएगा पहले। जैसे ये जो एल्कीन है ये लेस Yes. स्टेबल एल्कीन है और ये थोड़ा स्टेबल है, ओके। ये वाला सबसे कम स्टेबल है या नहीं, मिनिमम स्टेबिलिटी है या नहीं इसका, यस सर। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है, जैसे ये बहुत गरीब है, इसके पास 1 रुपया है, 1 लाख पे पहुंच गया, तो एनर्जी रिलीज 99,999 का होगा। लेकिन इसके पास 100 रुपया है और ये 1 लाख पे पहुंचा, तो एनर्जी रिलीज 99,900 का ही होगा ना। देखो एक बहुत गरीब आदमी बहुत अमीर बन जाता है तो उसका एनर्जी रिलीज करने कैपेसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब थोड़ा सा स्टेबल है, जैसे ये मॉडरेट है, देखो ये वाला थोड़ा सा मॉडरेट है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगा तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये पहले से एनर्जी रखा है अपने पास, पहले से इसकी स्टेबिलिटी है, पहले से इसके पास पैसा है, पहले से कुछ पैसा है और पैसा आ गया, तो एनर्जी रिलीज उसके डिफरेंस को देखो तो ये कम डिफरेंस दिखाएगा। जबकि इसके पास पैसा ही नहीं है और ये इसके पास पैसा आ गया तो डिफरेंस ज्यादा दिखाई देगा। इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा उसका एनर्जी रिलीज कम होगा, जितना एल्कीन स्टेबल होगा उसमें एनर्जी रिलीज कम होगा, जितना लेस स्टेबल एल्कीन होगा उसमें एनर्जी रिलीज उतना ही ज्यादा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि लेस स्टेबल एल्कीन में जो एनर्जी रिलीज होता है, अगर वो फाइनल प्रोडक्ट बनाता है तो डिफरेंस इन एनर्जी ज्यादा होता है। यस और नो बोलो। तो क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं? शैलेंद्र? यस सर। ओके बेटा। यस हाँ ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये कितना होगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल्कीन की स्टेबिलिटी का। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा वो एनर्जी कम रिलीज करेगा, ओके बेटा। ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपसे मार्क करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ बोलिए। से इसमें हम लोग स्टेबिलिटी अपने पुराने वाले एल्कीन की देखेंगे ना, मतलब जिसमें H2 हम लोग ऐड करते रहेंगे। इस एल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, मतलब पुराने वाले का ही जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका कम होगा जिसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके ओके बेटा बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है बात? जैसे अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आया आपके पास, एग्जांपल Yes, आया, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द, इसमें खूब क्वेश्चन आता है आपके मेडिकल में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला क्वेश्चन वही दोहराएंगे, पहला क्वेश्चन तो वही रहेगा। जैसे रखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये A है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये B है, और उसके बाद लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये C है। अगला लिखा है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है CH3 और ये D है। और लास्ट में लिखा है बेटा C CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और ये E है, ABCDE। बताओ कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा A होगा, फिर B होगा, फिर C, फिर D, फिर E। आप तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने आपको आता ही है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को उल्टा कर दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आप यहाँ पे स्टेबिलिटी देख चुके थे पहले। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा D, फिर आएगा C, फिर B और A आएगा। और लेकिन अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब A, B, C, D और E होगा। ओके, A, B, C, D, E होगा। ओके सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी है सर, ये इस वजह से हम लोग करें ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा सर वो नंबर ऑफ ज्यादा बनेगा। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। हाँ सर वही, यहाँ पे मतलब जीरो नंबर अल्फा ऑफ हाइड्रोजन हाइपर है। कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। यस यस, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे ही किया, जैसे इसके पहले हमने किया था, यही वाला क्वेश्चन तो किया था। यस सर। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ये इस तरह से आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी होगा EDCBA, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन से उसका उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इसमें एक बेहतरीन कंसेप्ट आएगा आपके पास, जस्ट थोड़ी देर में आ जाएगा और मजा आएगा आपको। देखिए पहले आप देखिए, ये एक बेंजीन रिंग है बेटा और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, ये पहला है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अभी जो देखे तो वही वाला क्वेश्चन एक दो और करा देते हैं, जिसके बेसिस पे थोड़ा सा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाला कंसेप्ट हो जाएगा। ये देखो लिखा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये C लिखा है और इस बेंजीन रिंग में लिखा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH और नीचे लिखा है CH3 और पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा। तो ये हम कर चुके हैं अभी क्वेश्चन, एल्कीन की स्टेबिलिटी से बताना है। तो पहले वाले में रेजोनेंस होगा, पहले वाले में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, बोलो। ओके पहले वाले में क्या होगा, रेजोनेंस, पहले वाले में रेजोनेंस होगा, दूसरे वाले में रेजोनेंस होगा और तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में नो रेजोनेंस। ओके बेटा, तीसरे वाले में नो रेजोनेंस और चौथे वाले में भी नो रेजोनेंस, जैसा कि अभी हमने करा था इस क्वेश्चन को। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 5। इसके बेसिस पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा बी का, उसके बाद ए का, फिर सी और डी, सॉरी BA BC, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। तो बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, बोलो। ये आएगा CDAB ना, बोलो बेटा। ये समझ में आ रहा है क्या, हीट ऑफ यस सर। हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना। तो दो क्वेश्चन आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी का करा चुके थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी करा दिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे कभी कभी LN वगैरह का पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन जो है अपने पास, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं और पहले तो हम एक कंपाउंड देते हैं आपको। देखो ये दिया हुआ है, एक रिंग ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ये एक पाई बॉन्ड है, ए लिखा है। इसके बाद यहाँ पे दो दो पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ये बी लिखा है। इसमें भी दो पाई बॉन्ड लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है और इसमें तीन पाई बॉन्ड लगा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है ABCD लिखा हुआ है। ओके यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी चेंज हुआ है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हमने चेंज किया है। ओके तो अब मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सब बताएं। अभी आप एक रुक जाइए, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों में बताइएगा। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताना चाह रहे हैं शैलेंद्र, बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले A होगा, C होगा। देखिए एक मिनट, मैं स्टेबिलिटी का बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी का लिख लीजिए।
आप मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आप अपने स्टेबिलिटी अपने पास देख के बताइए मुझे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्ट सर ऑर्डर है सर ACBD। नो सर, नो सर। सर सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, जानते हैं सर किसका? किसका? सर ए का, फिर उसके बाद सी का होगा, फिर बी, फिर डी। ओके चलिए ठीक है। ऐसे आप गलत बता रहे हैं लेकिन ठीक है। चलिए आप पहले क्वेश्चन का आंसर ये बताएं, डी दूसरे क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में कुछ अंतर है या दोनों सेम है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दोनों सिमिलर है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस सर है सर। डिफरेंस है। डिफरेंट। ओके तो पहले का आंसर आपने जो दिया ठीक है, दूसरे का आंसर आप क्या देंगे? सर बताएं। हम्म सबसे ज्यादा होगा सर, क्या कहते हैं, उसमें भी यही होगा सर। इसमें भी सेम होगा, मतलब दोनों मतलब नहीं सेम ही सर, क्वेश्चन होगा। सर उसमें सर सबसे ज्यादा सर सिंगल बॉन्ड वाला होगा, फिर डबल बॉन्ड वाला होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ओके उसमें ऑर्डर होगा ACBD। चलिए अब थोड़ा सा मेरे साथ सुनना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट को यहाँ पर बिल्डअप करिए। जब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज, जैसे अभी तक हमने जो भी बात करी बेटा उसमें पाई बॉन्ड सेम रखा था। ओके अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले सुनिए फिर लिखेंगे यहाँ पे। आप थोड़ा फेस टू फेस बात करें आपसे तो अच्छा लगेगा आपको भी, नहीं बहुत दिन से बात नहीं कर पा रहे थे। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक सिंपल सी बात बताइए मुझे, थोड़ी बाद में बात करते हैं। सिंपल सी बात ये मुझे बताइए कि अगर कोई एल्कीन दिया हुआ है और कोई एल्कीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ रहा है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा या कम होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे पहले। सर अगर कम होगा। एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, तो 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 30 से कम होगा, 30 के बराबर होगा या 30 से तो उससे ज्यादा होगा ना। ज्यादा होगा उससे। अगर आप एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है तो 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। 30 × 3, 30 × 3 ये बात हमने आपको वहां भी पढ़ाया था थर्मोकेमिस्ट्री में, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको ध्यान हो तो। हमने बोला था साइक्लोहेक्सिन को हाइड्रोजनेट करने पे 30 आ रहा है तो बेंजीन को हाइड्रोजनेट करने पे बेंजीन को हाइड्रोजन में 90 आना चाहिए, लेकिन 90 से कम आएगा, रेजोनेंस एनर्जी में कुछ चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बात मैंने बताया था हाइब्रिड बनने के लिए। लेकिन 30 से तो कम नहीं होगा, लेकिन 30 से तो कम नहीं होगा, यस और नो? यस तो सर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ता है। जब देखो क्वेश्चन में स्टेबिलिटी कब लगाया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तब लगाना चाहिए जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ रहा है ना बेटा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाता है। क्योंकि एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे अगर एनर्जी 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है तो 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ओके यस और नो? यस सर। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वेरी कर रहा है तो कंसेप्ट क्या होगा, पाई बॉन्ड के नंबर्स पे हम आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताएंगे, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहिए। हाँ जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा तब स्टेबिलिटी देखना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट बनेगा आपका, दो कंसेप्ट बनेगा। पहला कंसेप्ट क्या बनेगा, देखो ट्रिक मेथड से आप इसको करिए, बेहतर रिजल्ट देगा बेटा आपको। ये एलन के टेस्ट में पूछता है, अभी मेडिकल में कभी आएगा भी नहीं है। मेडिकल में इतना जितना आसान से आसान हो सकता है वही आएगा, तो टफ की तो कोई बात ही नहीं करना है। तो ये तभी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो एलन वगैरह के पेपर में कभी आपसे ये पूछ सकता है, इससे जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पे कंसेप्ट बनाना है, कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट बनाइए यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम, देन इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये कंसेप्ट बना, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड ना उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर पाई बॉन्ड सेम नहीं है तब ये लगता है। अगर दूसरा कंसेप्ट बनता है इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, तब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। देखो दो कंसेप्ट बना बेटा आपका।
अगर पाई बॉन्ड वेरी कर रहा है ना तो पाई बॉन्ड के साथ चलना है आपको, और अगर पाई बॉन्ड सेम है ना तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी पे चलना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, जैसे आप खुद अभी समझदार हो, एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने पे अगर 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो, 3 पाई बॉन्ड में तीन गुना होगा। ये तो समझदारी वाली बात है कि एक पाई बॉन्ड में 30 हो रहा है तो 3 पाई बॉन्ड में 3 गुना होगा, 90 होगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या पूरा 90 होगा? हाँ, 90 से कम होगा, 80 होगा, 70 होगा, लेकिन वो 30 से तो ज्यादा होगा ना, वो 30 से तो ज्यादा होगा ना। इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। और अगर पाई बॉन्ड सेम है बेटा, अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे सेम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ओके, बोलो जी सर। तो अब अगर पहले क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है वो क्या पूछा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पहला इसमें क्या होगा बताइए, अब आंसर बताइए, पाई बॉन्ड के बेसिस पे बताइए। तो पाई बॉन्ड एक में एक है, दो में दो है, और एक में तीन है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डी में होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो डी में होगा। ओके ओके बेटा, यस तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो मिलने वाला है वो ऐसे मिलने वाला है। देखो अगर सर, कंसेप्ट DCPA। अब डी मिला, डी के बाद अब हम थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि बी और सी में बेटा बी और सी में पाई बॉन्ड सिमिलर है, पाई बॉन्ड सिमिलर है, तो यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी लगा लेना। ओके, यस इतना तो सर। पता चली गया कि सबसे ज्यादा डी वाला होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे 3 पाई बॉन्ड, फिर 2 पाई बॉन्ड और फिर 1 पाई बॉन्ड आएगा, तो दो में बी और सी दोनों में दो दो ही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाएगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी लगाना पड़ेगा, और एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है बेटा, बी का है या नहीं? तो इसके बेसिस पे डी होगा, सी होगा, बी होगा और ए होगा। पहले का आंसर ये होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, दूसरे में क्या कह रहा हूं मैं, हमने बोला है पर पाई बॉन्ड, मतलब हमने पाई बॉन्ड सेम कर दिया। ओके, हमने क्या कर दिया, पर पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, पाई बॉन्ड सेम कर दिया, सब में एक 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 कर दिया। यस और नो? यस जब हम पाई बॉन्ड सेम कर दिए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, होगा नहीं होगा? यस जब पर पाई बॉन्ड पूछ रहे हैं तो हमने पाई बॉन्ड सेम कर दिया ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब बताओ क्या होगा ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। जब पाई बॉन्ड सेम कर दिया, पर पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, सबका पाई बॉन्ड एक 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 हो गया। बेटा यस सर। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे करना है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, पहले आप देख लो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा एल्कीन स्टेबल है? सर डी। डी सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होता है ना। यस सर। और डी। फिर पाई बॉन्ड की कहानी खत्म हो गई, फिर पर पाई बॉन्ड जब हमने कर दिया तो कहानी खत्म। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है, फिर सी है, और उसके बाद ए है। यस सर। पर पाई बॉन्ड करने से खत्म हो जाता है कहानी। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखोगे, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा डी का स्टेबिलिटी है, फिर बी का है, फिर सी का है, और फिर ए का है। जो आप पहले आंसर बता रहे थे ना वो अब आएगा, जो आप सबसे पहले बता रहे थे वो अब आएगा। देखो सर हाँ बोलो। थोड़ा ये सेकंड वाला सर, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है सर, जैसे पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा सर, जैसे अभी बता रहे, अभी बता रहे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे देखो पर पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है, जैसे हमने बोला कि 3 पाई बॉन्ड से 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड से कितना होगा, तो 90/3 हुआ ना, हाँ हुआ या नहीं हुआ? यस पर पाई सर। बॉन्ड का मतलब हमने सबको एक एक पाई बॉन्ड बना दिया, अच्छा 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 सबको हम एक अच्छा। एक पाई बॉन्ड बना के पाई बॉन्ड सेम हो गया ना, पर पाई बॉन्ड पूछने के बाद 3/3 एक हो गया, 2/2 एक हो गया। तो जब हम पर पाई बॉन्ड बोल रहे हैं इसका मतलब मैंने पाई बॉन्ड को इक्वल कर दिया, जी और सर जब हम पाई ठीक बॉन्ड को ठीक। इक्वल कर देंगे तो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे जाएगा। और अब जो हाँ आप हाँ पहले जो आंसर बता रहे थे ना, पहले आप जो आंसर यस बता रहे सर थे पर पाई बॉन्ड बता रहे थे आप, यस सर। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में पूछूंगा तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेगा ना वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ध्यान रखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है। अगर पाई बॉन्ड सेम है
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। ओके, एकदम एकदम सर। तो ये 2 पॉइंट पे काम करो। अगर पर पाई बॉन्ड पूछ रहा है मतलब पाई बॉन्ड सेम कर दिया गया है, और जब पाई बॉन्ड तुम्हारा सेम हो गया है तो इस कंसेप्ट में स्टेबिलिटी देखना है। ओके, और जब Yes, पाई sir. बॉन्ड सेम नहीं है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है। ओके, देखो यहाँ 2 कंसेप्ट बना है, देखो मैंने कंसेप्ट लिखा है, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इस पे कोई क्वेश्चन आपके मॉडल में नहीं है, इस पे कोई भी क्वेश्चन आपके मॉडल में नहीं है, लेकिन एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको कराया है। नहीं, एक्सरसाइज 3 में दिया है सर। दिया है? हाँ, AIPMT 2015-16 में आया है सर ये वाला। ऐसा ऐसा आया है? यस सर। अच्छी बात है यार, चलन तो बड़े क्वेश्चन याद रहता है यार। अरे सर इसी के कारण तो सिलेक्शन नहीं हुआ, याद करने के चक्कर में ज्यादा पड़ गए थे ना सर। सिलेक्शन याद से ज्यादा कंसेप्ट पे जाना चाहिए, याद जी सर। करोगे तो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करा देता है। याद मत करिए, हर चीज को एकदम बारीकियों से पढ़िए, और उस बारीकियों से पढ़ने के बाद आप अपने लैंग्वेज में उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत काम दे देता है, बहुत काम देगा। जैसे आप जैसे हाइड्रोजनेशन पढ़े, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़े, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक पॉइंट हुआ स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हम लिख लेंगे अपने कॉपी में शॉर्ट नोट में। फिर हम ये पॉइंट करेंगे कि अगर पाई बॉन्ड सेम नहीं रहा तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, और अगर पाई बॉन्ड सेम हुआ तब मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखूंगा। ये अगर हम कंसेप्ट बना लेंगे ना, ये शॉर्ट नोट्स में अगर हमारे पास पॉइंट होगा ना, तो हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, और क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे मतलब हम उसको सही कर पाएंगे। बनाना और सही करना में बहुत डिफरेंस होता है। हम बना लें, कुछ भी बना लें तो ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि हम नुकसान करा लेते हैं अपना। अगर हम कुछ भी बना के आ जाएंगे तो नुकसान होगा। अच्छा है कि हम उसके कंसेप्ट को बारीकियां से पढ़ें, बारीकियों से जितना पढ़ोगे उतना फायदा देगा आपको, उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बातें समझ में आया? यस सर बन एकदम। जाएगा, हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। ओके, मैं मान लूँ ओके ऐसा सर। बन जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप कर सकते हो, जैसे बच्चों ने बोला है बहुत बार कि सर रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, थोड़ा इंडक्टिव भी पढ़ा दीजिए। तो इंडक्टिव पहले पढ़ा देंगे, फिर आपको हम एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, सबका एक ही सीक्वेंस चलता है। अगर हम बेसिक सीख जाते हैं तो स्टेबिलिटी देखने में फिर दिक्कत नहीं होता है। और देखो आप खुद समझदार हो बेटा, कि अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाएगा ना, तो आप SN1 की रिएक्टिविटी जान जाओगे। हाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब SN1 की रिएक्टिविटी है, और मेडिकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि SN1 की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो ये सीख जाओगे। इसके बाद आप ये सीखने जाओगे, जैसे मैं आगे इसके बाद बढ़ूंगा, जब हम GOC खत्म करेंगे और GOC के आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाएंगे आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे देखते हैं, कैसे हम पहचान जाते हैं ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये लिविंग ग्रुप खराब है, ये कैसे पहचानते हैं। तो हम इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बातें करेंगे। तो फिर उसके बाद हम रिएक्शन की पूरी बातें करेंगे, SN1 कैसे बनता है, SN2 कैसे होता है, और कैसे SN1 पहचानते हैं, कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा, ये कैसे पहचानते हैं। तो अगर हम ये सभी चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग ही नहीं होगा, हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा वो कॉपी से बाहर नहीं आएगा, कंसेप्ट कॉपी से ही आता है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट ही है, वही पूछते ही है, तो दूसरा कुछ आना नहीं है। तो इसी GOC के पार्ट में हम आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी सिखाएंगे, कैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है। ये पूरी कहानी यहाँ पे जब आ जाएगी, तब आपका GOC 1 और 2 स्ट्रॉन्ग कर लिया ना आपने, तो फिर ऑर्गेनिक में मजा आता है बहुत। GOC 1 और 2 को ही स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसके स्ट्रॉन्ग होने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर बच्चा काफी अच्छा इंजॉय करता है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। कुछ भी क्वेश्चन आएगा, अरे यही तो यही होना है, अरे यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, इंजॉय करता है बच्चा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंजॉय करने के लिए आपको GOC 1 और 2 को अच्छा करना पड़ेगा। ओके, बोलो ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आज का लेक्चर, हर एक लेक्चर अब आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, आपका जो भी लेक्चर होगा वो सब लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा, तो ये आपको फायदा भी होगा। कभी मान लो कि पढ़ने का मन करे तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। सर यूट्यूब पे आप अपलोड करेंगे क्या सारा? ये सब अपलोड करेंगे, हाँ। अभी किस जैसे नाम से है सर?
सर तब मैं ठीक आपको रहेगा लिंक सर भेज दूंगा, रिवाइज करने के लिए। लिंक भेज देंगे सबको, लिंक भेज हाँ देंगे। सर, सर लिंक सर, भेज yes, sir. दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आपका सर बढ़ जाएगा। तो हाँ वही बात है, सही रहेगा। और अभी अभी बहुत सारा क्लास जो हो रहा है, मेरा जितना भी क्लास हो रहा है उन सब की रिकॉर्डिंग Yes, वहाँ पे sir. है। जैसे वन टॉप फैक्टर का है, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में वन टॉप फैक्टर का एक पूरा एक आया है, उसमें वीडियोस है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा वीडियोस है, और उसमें एक इनांसियोमर का रिलेशन होता है, डायस्ट्रियोमर का रिलेशन होता है, उसके भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो सर, ऐसे करके आपको मिल जाएगा वीडियोस। सर हाँ बोलो। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक का है सर उसमें? अभी केमिकल और आयनिक का नहीं है, केमिकल आयनिक जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। केमिकल सब आयनिक बता अभी नहीं। दीजिएगा जब डालिएगा तो। हाँ सब इसी बता बैच देंगे। में पढ़ाएंगे कि नहीं सर अभी आप इसको, मतलब पढ़ाएंगे कि नहीं? केमिकल और आयनिक, हाँ केमिकल आयनिक हमारा ये तो आप पढ़ा चुके हैं ना? सब जगह लगभग खत्म हो गया है। आपके मेडिकल में भी हाँ आपके खत्म हो गया है। अभी हाँ। 11th में शायद होगा तो बताएंगे हम आपको। और अगर मेरे पास टाइम बच जाएगा तो आप हमसे पढ़ लेना, पढ़ा देंगे हम। जैसे अरे अगर देखो मई के बाद अगर खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जून तक जाएगा मान लो, तो जून तक पूरा खत्म हो जाता है हमारा। तो अगर अगस्त में मान लो एग्जाम नहीं हुआ, उसके बाद टल गया अगर एग्जाम, तो टाइम हमारे पास मिलेगा। और वो टलेगा ही टलेगा, वो तो मुझे लग रहा है पूरी तरह से टलेगा ही टलेगा। सितंबर अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम होने नहीं जा रहा है, तो टलेगा ही। और अगर वो टला तो आप समझ लीजिए कि आपके पास हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज से शुरू होने वाला है उनका, जेपी बैच में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो आपको वीडियो मिलता जाएगा। जैसे जैसे क्लास होता जाएगा वो वीडियो मिलता जाएगा। सॉलिड स्टेट का वीडियो भी मिल जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट खत्म हो गया है। सर किस नाम से है यूट्यूब में? अंशु अग्रवाल। ओके अभी मैं लिंक भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा सबको, तो देख लेना। यस सर, यस केवल सर, वीडियो yes. डालने के बाद लिंक भेज देंगे तो मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब अभी तो कल ही से डाला ही है वीडियो, कल ही से डालना शुरू किया है। अब जितना क्लास होगा सबका वीडियोज मिलेगा आपको, आपका खुद का वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे आपकी क्लास हुई और आपके वीडियोज मिल गए, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि कल के लिए आपको कभी भी लगेगा कि नहीं अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे बताए थे, क्या समझाए थे, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां से एक बार वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके ओके सर। और आज आपको एक ऑस्मोटिक Okay, प्रेशर sir. का भी मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी वीडियो मिलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आज पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। जरूरत नहीं है आपको, आपको क्यों जरूरत है, आप तो पढ़ चुके हो सब कुछ। ठीक है नहीं सर, ठीक सर, ठीक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिले बेटा आप लोगों से। थैंक यू सर। जॉय आपका करो आप घर लोग बहुत आज। हाइब्रिड है सर। क्या आपका रूम बहुत हाइब्रिड है सर, एकदम कांच का बना हुआ है पीछे। पीछे कांच का नहीं बना हुआ, वो अलमीरा पूरा साफ बना हुआ है। पैसा बोल रहा है पैसा। नहीं नहीं ये ऐसे नहीं। पैसा बोलता है भैया। अरे बहुत भाई पैसा है अंजलि, सर अंजलि हमारे के पास थोड़ा सा पैसा, अंजलि देख लो, अंजलि नहीं। कितना पैसा खर्च किए तो बैठी बोल है। कौन रहा है जरा देखो तो। आपके पास सर मान लीजिए कि अच्छा, मतलब गरीबी आ व्हाइट गई मनी है। है, लेकिन अंजलि के पास तो ब्लैक मनी है ना सर। अरे बाप रे। ब्लैक मनी है पूरा। अब जवाब दो तुम अंजलि। हाँ वो भैया भिजवाते हैं, जो चोरी वोरी करते हैं मेरे को ही देते हैं। नहीं बहुत पैसा खर्च भी हो गया है अभी, अंजलि का बहुत टेंशन में है बेचारी, बहुत खर्च हो गया है। 30 लाख के आसपास गया है। 30 लाख कितना? 30 लाख 30 लाख। अरे सर इतने में देख के फॉर्च्यूनर आ जाती। दिमाग अभी में ये कहने वाला। ओके सर, थैंक यू सर। चलो मिले थैंक फिर यू सर। नेक्स्ट क्लास मिले। Yes, sir. Thank you, एंजॉय sir. करो आज, तो एंजॉय करो आप लोग। कितने बजे सर नेक्स्ट क्लास? इसका नेक्स्ट क्लास कल क्लास है। नहीं आज तो नहीं है एक्स्ट्रा। नहीं अब नहीं, एक्स्ट्रा कल क्लास नहीं है। बायो वाले सर को ओके, फोन सर। कर लीजिए भैया। ठीक बायो ठीक। वाले सर एक्स्ट्रा रखे हैं क्या क्लास? नहीं सर, रखे। भैया बोल दीजिए। बात कर लो। ओके ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।